नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार सत्ता बदलने वाली है। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सियासी माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया है और वोटिंग खत्म होने के बाद भी चुनाव आयोग की सख्ती ने टीएमसी की घिनौनी हरकतों पर ब्रेक लगा दिया है। खबर यह है कि दूसरे चरण के मतदान के दौरान 77 बूथों को चिन्हित किया गया, जहां वोटिंग के दौरान गड़बड़ी और झड़प की खबरें भी आई थी। यहां फिर से वोटिंग कराए जाने की तैयारी है। साथ ही काउंटिंग को लेकर भी जबरदस्त चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस एक्टिव है। चुनाव खत्म होने के बाद होने वाली हिंसा से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। बंगाल में चप्पे चप्पे में अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की अत्याधुनिक मार्क्समैन बख्तरबंद गाड़ियां और एनआईए की सक्रिय खुफिया टीम भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ईवीएम की सुरक्षा और निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। तो वोटिंग के खत्म होते ही और नतीजे आने से पहले क्या कुछ चल रहा है बंगाल में, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब तो पश्चिम बंगाल में नतीजों का इंतजार है, लेकिन नतीजों से पहले किस तरह की तैयारी चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस की है? देखिए, दो तीन चीजें एक साथ हो रही है। एक तो जहां जहां गड़बड़ियां हुई, 77 सीट, वो कौन, पुष्पा है ना, पुष्पा के कंस्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा जहां उसने टेप लगाए थे, उस सब जगह रिकाउंटिंग होने वाला, रीपोलिंग होने वाला है। 77 इस तरह के बूथ जो है वो चूज किए गए हैं जहां से शिकायत मिली। तो पहला एक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने ये लिया कि इन बूथों के ऊपर रीपोलिंग होगा 2 तारीख को। 1 नंबर 2, उसके अंदर तैनात जो अधिकारी थे, इन सब के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और वहां फिर से जब रिपोलिंग होगी तो आप देखिए, ये जहांगीर खान जो है वो अचानक से औरंगजेब बन जाएगा। इसको जो है, इसका इलाज जो है वहां होना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की दहशत, जिस तरीके की रिपोर्ट वहां से आई है और जिस हिसाब से वो इतर लगा रहा था, तो इतर अब लगाने का काम जो इलेक्शन कमीशन का आ गया है उसके ऊपर। एक तो ये कहानी है। दूसरी चीज, लगातार ये खबर आ रही थी कि हर जगह अभी भी कहीं कहीं पे पोस्ट पोल वायलेंस की घटनाएं आई है। जैसे बाली के अंदर, वहां आरएसएस के 2 वर्कर्स के ऊपर हमला हुआ, और जब हमला हुआ तो वहां पे पुलिस आई, बीच बचाव हुआ, 3 लोग घायल हुए, खून से सराबोर हो गए। लेकिन फिर भी आदत गई नहीं पश्चिम बंगाल पुलिस की। वो पकड़ के लेके चले गए आरएसएस वालों को ही, जो विक्टिम है उसको ही पकड़ के लेकर के गए। खबर आई, सेंट्रल फोर्स पहुंची तो फिर लाइन रास्ते पे सारे लोग आ गए। जिस तरीके से कल कुछ ईवीएम को ले जा रही गाड़ियों के ऊपर हमला किया गया और उसकी पिटाई हुई, तो इसका मतलब यह है कि जिस हिसाब से टीएमसी बौखलाई हुई है, उससे तो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन के लिए अभी और 4 तारीख ही नहीं, 4 तारीख के बियॉन्ड भी इनको तैयारी करने की आवश्यकता। बिल्कुल। 77 पोलिंग बूथों से आई शिकायत, उसके बाद रीपोलिंग का विचार चुनाव आयोग जिस तरह से तैयारी कर रहा है, क्या कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में अभी नतीजों से पहले? देखिए, नतीजों से पहले अभी तो काउंटिंग एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए। 3 चुनौतियां चुनाव आयोग की थी। पहला, प्रचार के दौरान धमकी से सुरक्षा करना, यानी डर का माहौल खत्म करना, उसमें लगभग चुनाव आयोग कामयाब रहा। दूसरी चुनौती सबसे बड़ी कि ये पोलिंग के बाद काउंटिंग जो होता है, वहां पर ममता बनर्जी के फर्जीवाड़े, हेरा फेरी, उसको रोकना कैसे है। और तीसरी चुनौती रिजल्ट के बाद ये पोस्ट पोल वायलेंस को। तो दूसरी चुनौती अभी सामने खड़ी है और इसी के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से सक्रिय है। क्योंकि अभी तक क्या होते थे, पिछली बार भी कुछ रिपोर्ट सामने आए थे कि ममता बनर्जी ने 30-35 सीटों पर चुनाव में हेराफेरी की,
ये काउंटिंग के समय में कैसे करते हैं, ये काउंटिंग के समय में हेरा फेरी कैसे हो गई, जबकि ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, वोट काउंट सीधे मशीन से होता है, एक बटन दबाओ सारी जानकारी आ जाती है। इसीलिए अभी व्यवस्था टाइट की गई है। सबसे पहले जो अंदर जाने वाले लोग होंगे काउंटिंग सेंटर पर, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के, जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है जिसके विधानसभा में जहां काउंटिंग होती है, उन लोगों का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है हर बूथ के लिए, उसके लिए, या फिर जितने अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों का, और फिर मीडिया में, फिर उसके बाद टेक्निकल स्टाफ जितने काउंटिंग सेंटर पर होंगे, उन सारे लोगों के लिए ये त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखा गया। पहचान के लिए सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर जो पहचान पत्र देगा उसको लेकर जाएंगे, तो 2 जगह पर मैनुअल चेकिंग की जाएगी। तीसरे जगह जाएंगे, ये चक्रव्यूह की तरह है, पहला दरवाजा तोड़े, दूसरा दरवाजा तोड़े, तीसरे जगह पर ये क्यूआर कोड दिया गया है, जो जितने भी लोगों का नाम आएगा कि वो पोलिंग सेंटर में जा सकता है, चाहे टेक्निकल स्टाफ ही क्यों ना हो, या फिर इन लोगों का वो स्टाफ ही क्यों ना हो जो पोलिंग सेंटर में सफाई करने के नाम पर, दूसरे नाम पर, यहां तक कि मीडिया के कार्ड वाले लोग, उन लोगों को भी ममता बनर्जी अपने टीएमसी के वर्कर को भेजते थे। तो ये सारी व्यवस्थाओं में तीसरे दरवाजे पर वो होंगे, क्यूआर कोड से निर्धारित किया जाएगा, सबके पहचान पत्र दिए गए हैं, और वो डिजिटल पहचान पत्र है कि एक बटन दबाओ, उसके बाद आपका पूरा बायोडाटा सामने आ जाएगा, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। अंदर चले गए तो फिर बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पोलिंग स्टेशन पर किए थे कि जितने पोलिंग एजेंट हैं किसी भी पार्टी का हो, अगर वो जाते हैं पोलिंग सेंटर में, तो वहां पर जाने के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर 1-1.5 घंटे के बाद कहेंगे कि अभी हम बाहर आते हैं, ब्रेकफास्ट करके आते हैं। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि यही कियोस्क पैदा करते थे। अभी गए और उन्होंने पूरा नज़ारा देख लिया कि नहीं नहीं यहाँ पर टीएमसी की वोटिंग नहीं हो रही है, तो बाहर जाकर वो गांव में बोल देते थे टीएमसी वालों को कि देखो पोलिंग जो हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है या कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में हो रहा है। तो ऐसे में गांव में वो कुछ टीएमसी के लोग जाते और धमकियां देना शुरू करते थे। उस व्यवस्था को जैसे रोका, उसी तरीके से यहाँ पर जो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है, और उसके बाहर ये जो सेंट्रल फोर्स के जवान, हर जगह पर 1 किलोमीटर के दायरे में आवागमन नहीं होगा। जितने ऑथराइज्ड पर्सन हैं वही लोग अंदर जा सकते हैं। स्ट्रांग रूम से ईवीएम आएगा, उसके बाद वहां पर चेकिंग होगी। तो ये जो ममता बनर्जी लास्ट में खेला करने के चक्कर में थी कि नहीं काउंटिंग के समय तक हमारी व्यवस्थाएं हैं, पहले एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी कि पोलिंग के समय हम खेला करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के समय खेला करेंगे। देखिए आत्मविश्वास जो बोल रही हैं, बात कर रही हैं, नहीं नहीं सारे एग्जिट पोल बेकार हैं, हम तो 200 से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। ये जो पूरा ये इस तरह की बातें करने का मतलब ही होता था कि आगे भी हमारा एक आधार बचा है जहां पर हम कुछ नया खेल कर सकते हैं। ये सारे पैतरे इस बार चुनाव आयोग ने समझ लिए थे, और इसीलिए व्यवस्था पहले काउंटिंग के लिए और उसके बाद जो व्यवस्था होगी वो इन लोगों के लिए होगी। मतलब ममता बनर्जी का सारा खेल बिगड़ गया है। नो डाउट चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी यही चेतावनी थी कि किस तरह से वो पूरे चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराए। बहुत अच्छे से चुनाव बिताया, सेंट्रल फोर्सेस ने भी काफी अच्छा काम किया। अब काउंटिंग को लेकर किस तरह की तैयारी है, और जो तैयारी है उसको देखकर ममता बनर्जी की पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? देखिए राजीव ने पूरा डिटेल बताया कि कैसे एक किला बन गया है। पहले क्या होता था, पुलिस वाले अधिकारी, वो टीएमसी के सब जान पहचान के लोग, ऐसा लगता था कि बड़ा होमली अफेयर चल रहा है। अभी आपने क्या किया कि इतने सारे आइडेंटिफिकेशन और सिक्योरिटी की आपने व्यवस्था की। बताया जा रहा 3 लेयर्ड जो राजीव ने समझाया, लेकिन इसमें एक और नया चीज हुआ। नया चीज ये है कि जो काउंटिंग के लिए जो अधिकारी लाए जाएंगे वो बाहर से लाए जा रहे हैं। पीएसयूज के अधिकारी होंगे जिनका बंगाल की सरकार के से कोई लेना देना नहीं है, तो वो ऑब्वियसली ईमानदारी काम करेंगे। 24/7 हर जगह सीसीटीवी कैमरा, लगातार उसको रिव्यू किया जाएगा। सीआरपीएफ की एक अलग टीम होता, ये काउंटिंग 5-7 कंस्टिट्यूंसी एक जगह काउंटिंग हो रही है,
और हर जगह हर टेबल पे सीसीटीवी लगा हुआ है और उसके लिए एक वॉर रूम बना हुआ है जहां से सारा फुटेज आ रहा है। मतलब गड़बड़ कोई नहीं कर सकता, गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। और जब यह मालूम चला कि इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, ममता बनर्जी फड़फड़ाई और कल्याण बनर्जी को भेज दिया सीधे सीधे हाईकोर्ट के पास कि ये क्या तरीका है। मतलब कुछ भी कर लो, ईमानदार तरीका नहीं चाहिए इनको। हर जगह जो है अपना खेला हो बे, है ना, खेल करना इनको, ये खेल नहीं हो पाया। हाईकोर्ट ने भगा दिया कि भाई जब जनता तुम्हारे साथ है, ये वॉयलेंस, अब जहां कहीं भी वॉयलेंस हो टीएमसी वाले, जहां कहीं भी वॉयलेंस हो टीएमसी वाले। तो जो पिछले बार 30-35 सीट का जो खेल इन्होंने कर दिया था, ये तो अब खेल हो नहीं पाएगा। देखिए ममता बनर्जी की चिंता ये है कि आप लोगों को डरा नहीं सके, धमका नहीं सके, जनता के मन से टीएमसी का खौफ हट गया। आप पॉलिटिकल वोटिंग के दिन छापा नहीं मार सके, आप जो है वोटिंग को जो है फ्रीज नहीं कर सके, है ना, सोर्स फ्रीज करना और ये करना, वो नया नया एक टर्म वहां पे चल रहा है। तो लोग जो है बाहर निकले, ईमानदारी से लोगों ने अपनी चॉइस का जो है एक्सरसाइज किया, वहां भी आपकी नहीं चली। और अब आप ये चलाने की कोशिश कर रहे हो कि काउंटिंग में कुछ कर लिया जाए, वहां भी आपकी नहीं चलेगी। और जो राजीव ने कहा कि जो आखिरी चुनौती इलेक्शन कमीशन और सरकार की होगी कि पोस्ट पोल वॉयलेंस ना हो, उसके लिए तो अमित शाह ने पहले ही कह दिया है कि 4 तारीख के बाद सरकार बने ना बने, किसी का भी हो, बदमाशी करोगे तो उल्टा टांग दिया मतलब कि जाएगा। कोई स्कोप कहीं से भी ममता बनर्जी के लिए बचा नहीं है। इसलिए परेशानी है। ममता बनर्जी को लगा रहा है कि अगर स्कोप नहीं बचा तो फिर पार्टी का भी स्कोप नहीं बचेगा, क्योंकि पार्टी में जो व्यवस्थाएं चल रही है, जिस तरीके से हर जगह पर जो इनके बड़े मंत्री हुआ करते थे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड हुआ करते थे, अभी अभिषेक बनर्जी के यहाँ मीटिंग जो चल रही है, इन लोगों को लग रहा है कि चुनाव में हमें जो उम्मीदें थी कि हम कुछ कर ले जाएंगे, वो तो हुआ नहीं। नैरेटिव भी सेट नहीं कर पाए और न ही लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, न ही लोगों को डरा पाए। तो ऐसी स्थिति में अब जो आगे चुनाव खत्म होगा, यानी कि वोटिंग के बाद पोलिंग हो जाए, पोलिंग के बाद जो काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद क्या हम अपनी पार्टी के उन लोगों को बचा पाएंगे जिसे हम लोगों ने अभी पहली बार टिकट दिया है? क्या उन लोगों को बचा पाएंगे जो लग रहा है जिसे कि अगर सरकार बदली, सत्ता बदली तो हमारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा? क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में बड़ी चुनौती है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो लगभग 50 सालों से, यानी 34 साल की वामपंथी पार्टियों की सरकार, 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार, ये लगभग 50 सालों में जो इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना साम्राज्य खड़ा किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, कांग्रेस की सरकार, समाजवादी पार्टी, बसपा की सरकार आई तो अतीक अहमद खान, मुख्तार अंसारी अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे साम्राज्य बना के रखे हुए हैं कि अपराध करता है उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिलता और इसलिए बरी हो जाता था। वो सारे लोग परेशान इस बात से हैं कि अब अगर सत्ता बदल गई तो हमारे लिए कौन सी जगह होगी, कहां पाला बदलेंगे, क्योंकि टीएमसी में कांग्रेस से बेहतर स्थिति नहीं रहेगी। अगर कांग्रेस में जाना चाहें, वामपंथी पार्टियों में जाना चाहें, वहां पर जाएंगे तो टीएमसी के टारगेट लिस्ट से हम बाहर आ जाएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो कभी टीएमसी में रहे, उन लोगों को जिसे ममता बनर्जी ने अपने टारगेट में रखा, जिसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ भी कई मुकदमे किए, तो ये लोग भी हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इसलिए पाला बदलना जरूरी है और यही परेशानी ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की है कि अगर ये लोग रुक नहीं पाए तो फिर पार्टी पूरी तरह से बिखरने से हम रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो वोटिंग खत्म होने के बाद भी चुनाव आयोग की सख्ती ने टीएमसी की उन घिनौनी हरकतों पर ब्रेक लगा दिया है जिनके सहारे सालों से चुनावी खेल खेला जाता रहा है। जो सिस्टम पहले मैनेज हो जाता था अब सब ममता के हाथ से निकल गया है। जो बूथ पहले कब्जे में माने जाते थे अब वहां दोबारा वोटिंग की तैयारी है। यही वजह है कि ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। काउंटिंग को लेकर भी चुनाव
चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जिससे टीएमसी और ज्यादा बौखलाई हुई है। तो अब देखते हैं 4 मई के नतीजों में क्या कुछ सामने आता है। तो आप भी बंगाल चुनाव पर अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।